हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सारे बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आप सबका द अल्टीमेट रिवीजन बैच में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने रिवीजन शुरू की है आपके इंटरमीडिएट कोर्स में। ओ ओ हाइलाइटर, हाँ ठीक है। हमारे इंटरमीडिएट कोर्स में पेपर नंबर 5 है आपका, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। इसकी हमने कंप्लीट वर्ड टू वर्ड रिवीजन शुरू की है। अब ये जो रिवीजन वीडियोस है ये आपको एप्लीकेबल होने वाले हैं मई 2000 एग्ज़ाम और उससे आगे आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन मैं अभी स्पेसिफिकली बताता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर्स मैंने आपके लिए क्यूरेट किए हैं स्पेसिफिकली मई 2025 की एग्जाम्स के लिए। मई 2025 की एग्जाम्स के बाद भी ये वीडियोस रिलेवेंट रहेंगे विथ द एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स। यानी हमारा जो प्यारा प्यारा इंस्टीट्यूट है अगर उसने स्टडी मटेरियल में कोई चेंजेस किए हैं तो फिर नए वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, अदरवाइज यही वीडियोस आपको एप्लीकेबल होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यानी मई आप मोटा मोटी पकड़ के चलो, मई 2025 एंड नवंबर 2025 के लिए ये रिवीजन बैच आपकी काम में आने वाली है। सबसे ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी इस रिवीजन बैच की है मई 2025 के लिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब सीए स्टूडेंट्स के सामने दो सबसे बड़े क्वेश्चंस होते हैं, स्टडी मटेरियल कौन सा रेफर करना है और क्लासेस कहाँ से पढ़ने हैं। तो दोनों सवालों का जवाब मैं आपको यहाँ पर एकदम सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ। आपको स्टडी मटेरियल यूज़ करना है, सीए इंस्टीट्यूट ने जो प्रोवाइड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने आईपीसीसी के लिए यानी इंटरमीडिएट के लिए अगर रजिस्टर किया होगा तो आपको प्रिंटेड मटेरियल पहली बार जो मिलता है वो फ्री उसमें इंक्लूडेड होता है, वैसे ही मिल जाएगा। अगर आपको फिर से खरीदना है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के ऑफिस में जाकर किसी भी ब्रांच में जाकर खरीद सकते हो, ऑनलाइन मंगा सकते हो। ठीक है, या फिर ये सारा हैसल आपको नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाइए, स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करिए, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के पोर्टल के ऊपर। हाँ, लेकिन जो ऑडिट का स्टडी मटेरियल आप यूज़ करोगे तो आपको स्पेसिफिकली ये इंश्योर करना है कि आप मेरे रिवीजन वीडियोस देखने के लिए जो भी स्टडी मटेरियल रेफर करोगे, डाउनलोड करोगे, वो जुलाई 2024 वाला एडिशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपकी बेसिक बातें हो गई है ना। आपके दो जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं कि रिवीजन वीडियोस प्लस स्टडी मटेरियल दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इंश्योर हो चुके हैं। इसी चैनल के ऊपर आपको रिवीजन वीडियोस अवेलेबल होने वाले, एंड दैट्स व्हाई आई आस्क यू टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस। चलो अब आज के वीडियो के मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, लेकिन रोज की तरह, हमेशा की तरह बिल्कुल कंसिस्टेंटली हम अपना सक्सेस मंत्र एक बार रिवाइज करते हैं। दोस्तों, ये है आपका सक्सेस मंत्र, द वन एंड ओनली सक्सेस मंत्र फॉर सीए स्टूडेंट्स। आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है, जेन्युइनली से समझना है, अपने विचारों में लाना है, अपने वाणी में लाना है, अपने कर्मों में इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहली बात, दो ब्रॉड कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी होती है सीए स्टूडेंट्स जो एवरेज परफॉर्मर है, जो 40 और 60 मार्क्स लाके खुश है। दूसरी कैटेगरी होती है प्रीमियम परफॉर्मर की, जो रेंज आपकी आएगी 70 से लेकर आगे। ठीक है, 100 तक आपको जितने भी ला सकते हो आप, वो आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत उसमें पुट डालना चाहते हो। ठीक है अब ये जो है ना 40 और 60, मेरे ओपिनियन में ये सबसे बड़े हर्डल्स इंस्टीट्यूट ने, आर्टिफिशियल हर्डल आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस किए। इसीलिए दिस इज नॉट योर गोल। क्या होता है, हम 40 लाने हैं, 40 लाने हैं, 40 लाने हैं, यार पास होना है, 40 लाने, बस यही थॉट प्रोसेस रहता है ना, तो हमारी तैयारी भी 40 के हिसाब से ही हम करते हैं, फिर उससे कभी कम मिलते हैं, कभी ज़्यादा मिलते हैं। और अगर आप केवल एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो आपकी दुनिया 60 मार्क्स तक सीमित होकर रह जाएगी। आप एवरेज परफॉर्मर से निकलकर कभी भी प्रीमियम परफॉर्मेंस की रेंज में नहीं जा पाओगे। और जो प्रीमियम परफॉर्म करने के बाद, प्रीमियम परफॉर्मेंस अचीव करने के बाद जो खुशी आपको मिलती है, जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, उसको आप कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो मेरा आपको बस सिंपल एडवाइस है, ये आपकी दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, इनको लात मार के अपनी दुनिया से हटा दो। आपका केवल और केवल फोकस होना चाहिए प्रीमियम परफॉर्मर की रेंज पर, सारे सब्जेक्ट्स के लिए। मैं केवल ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, सीए इंटरमीडिएट में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, सीए फाइनल में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, जिनको आपका जिन पेपर में आपको रिटर्न एग्जामिनेशन देनी है, आपको हर एक पेपर के लिए प्रीमियम परफॉर्मर का कमिटमेंट अपने जीवन में लाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, देखो, जब आप ये गोल सेट करोगे ना तो आपकी मेहनत भी आपके गोल के हिसाब से ही होगी, आपकी थॉट प्रोसेस भी उसी हिसाब से होगी। और जब आप अच्छा परफॉर्म करने का गोल सेट करोगे तो आपको एक इंस्पिरेशन आएगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी, यानी नई ऊर्जा क्रिएट होगी। आपको लगेगा कि नहीं यार,
जेन्युइनली अगर ये प्रीमियम परफॉर्मेंस अचीव करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो बिना मेहनत के भी मिल जाता है, ये तो ऐसे ही उठते बैठते कभी भी पढ़ाई किए, 2 घंटा पढ़ाई की, 1 घंटा पढ़ाई किए, कुछ याद आ गया तो 40 मार्क्स तो आप कैसे भी लेके आते हो, क्योंकि 2 पेपर में तो आपके एमसीक्यूज आ गए, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्स उस हिसाब से हमारी ईजी कर दी है। ठीक है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पोर्शन बहुत ईजी हो गया है, नो। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम आज भी डिफिकल्ट है टू क्रैक द एंटायर पेपर्स, लेकिन कंपैरेटिवली जितना डिफिकल्ट हम समझते हैं उतना डिफिकल्ट वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, वो थोड़ा सा गलत है। इसीलिए मैं आपको बस एक ही मंत्र बताना चाहता हूँ, आपको टारगेट करना है प्रीमियम परफॉर्मर की रेंज। उसी हिसाब से फिर आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगी, आप उसी के बारे में सोचोगे, आप ऐसे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करोगे, ऐसे लोगों के साथ डिस्कस करोगे जो आपको ये अचीव करने में मदद करेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप अपने जीवन में उन्हीं कर्मों को जगा दोगे जो कर्म आपको ये अचीव करने में मदद करेंगे। और सबसे मेन बात ये तो मैंने आपको बिल्कुल एकेडमिक बात बताई, एग्जाम की बात, लेकिन असली दुनिया में भी जब आप पहला एज अ फ्रेशर कोई कॉरपोरेट जॉब के लिए जाओगे तो अच्छा पैकेज यहाँ पर मिलने के चांसेस बहुत कम है, यहाँ पर अच्छा पैकेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और बच्चों, बिना पैसों के दुनिया नहीं चलती है, आपकी जेब हमेशा भरी हुई होनी चाहिए। हमारी जो संस्कृति है वो जीवन के हर एक पहलू को इक्वली ट्रीट करती है। पैसा कमाना हमारे संस्कृति में कभी भी बुरी बात नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन में 4 स्तंभ यानी 4 पिलर्स हमारी संस्कृति में बनाए थे। पहला कौन सा था? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो सबसे पहला तीनों चीजों का यानी धर्म, काम और मोक्ष, इन तीनों चीजों का मूल अर्थ को बताया गया। अगर आप पैसों से मजबूत नहीं हो, मॉनेटरीली अगर आप मजबूत नहीं हो, तो आप जीवन में उन्नति नहीं कर पाओगे, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाओगे, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आप हमेशा अगर फाइनेंशियली किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो तो आपका जीवन भी आपको उसी व्यक्ति के हिसाब से जीना पड़ेगा, और ये अल्टीमेट स्लेवरी होती है, किसी और के हिसाब से जीवन जीना, यानी आपके पास फ्रीडम नहीं है। तो सबसे पहली बात आपको फोकस करनी है प्रीमियम परफॉर्मर। प्रीमियम परफॉर्मर बनो, एकेडमिक रिकॉर्ड अपना अच्छा सेट करो, सीए इंटरमीडिएट एंड फाइनल में आगे चल के अच्छे जॉब के लिए, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करो, प्रॉपरली प्रिपेयर करो, स्किल्स एंड टैलेंट आपके पास होना चाहिए, और आपकी जेब हमेशा धर्म से कमाए हुए पैसों से भरी हुई होनी चाहिए। अधर्म के पैसों से आपको जेब नहीं भरनी है, धर्म के पैसों से हो सकता है थोड़ा कम मिले, लेकिन ठीक है भाई, हम खुश हैं। धीरे धीरे आपका फिर इतनी ग्रोथ होगी कि आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली बात, एवरेज परफॉर्मर जो होते हैं उनके पैसे भी एवरेज ही होते हैं। प्रीमियम परफॉर्मर होते हैं उनकी जेब में पैसा भी प्रीमियम रेंज में आता है, ठीक है, ज्यादा पैकेज रहेगा। दूसरी बात, आप एवरेज परफॉर्मर हो तो आपके जो ड्रीम्स है उनको फुलफिल करने की स्पीड भी कम होगी। आप प्रीमियम परफॉर्मर हो तो आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने की स्पीड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हमारा यंग एज होता है अप टू 40, वहाँ तक हमें बिल्कुल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना है, क्योंकि फिर आगे चलकर हमारा दूसरा लाइफ शुरू हो जाता है। फिर हमारा फोकस आपके आने वाली जनरेशन, अगर आप शादी करते हो तो आपकी आने वाली जनरेशन के ऊपर आपका फोकस चले जाएगा। तो ये बेसिक बातें हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन करो, अभी से प्लान करो कि ये रेंज पे आपको हर एक पेपर में परफॉर्म करना है और प्रीमियम परफॉर्मर बनना है। दैट्स इट, बस इतनी सी बात आप ध्यान में रख लो। बाकी आपके जितने भी जीवन है, आपको सवेरे पढ़ना है सवेरे पढ़ो, रात में पढ़ना है रात में पढ़ो, दिन में पढ़ना है दिन में पढ़ो, दोपहर में पढ़ना है दोपहर में पढ़ो, बस आपको ये अचीव करना है। उस हिसाब से फिर अपना टाइमिंग भी हो जाएगा, रिविजन भी आपकी डिसाइड कर लोगे आप, अपनी मेमोरी भी आप शार्प कर लोगे, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। बस स्टार्टिंग पॉइंट आपका सही होना चाहिए। तो ये बेसिक मंत्र हर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। हो सकता है आपको कि मैं बहुत रिपीटेटिव बात बता रहा हूँ, लेकिन ये जो रिपीटेशन हम करते हैं इसे ही कहते हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। परफेक्शन आप तभी अचीव कर पाओगे जब बार बार आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो। कंसिस्टेंसी आप तभी ला पाओगे जब किसी चीज़ को बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है दोस्तों। इसीलिए रिवीजन होता है। जो पहली बार हमने पढ़ाई की है, पहली बार हमने जो विजन डेवलप किया है, उसी को हम बार बार रिवाइज करते हैं, यानी रिवीजन, बार बार उस विजन को देखना, बार बार उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, ताकि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए हमारे दिमाग में।
और हम उसे कभी भी ना भूले, एटलीस्ट हमारी एग्जाम तक तो ना भूले, ये हमारा टारगेट होता है। तो इसीलिए ये सक्सेस मंत्र है दोस्तों आपके लिए, इसको बिल्कुल जेन्युइनली आपको फॉलो करना है अगर आपको सही तरीके से जल्द सीए बनना है और अच्छे पैसे कमा के अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। अब हम लोग आते हैं हमारे आज के वीडियो के ऊपर। तो मित्रों, इस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 6, प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। अब यहां पर देखो आप, दो तीन बातें हैं। कौन सी बातें हैं यहाँ पर? सबसे पहला आपका आता है दोस्तों, पहला पोर्शन आपका आता है प्लानिंग। ठीक है, जो भी आप ऑडिट का काम करोगे उसका प्लानिंग आपको करना है। दूसरा आपका पोर्शन कौन सा आता है? सुपरविजन। ठीक है, तीसरा टास्क क्या होता है यहाँ पर? रिव्यू। तो बेसिकली यहाँ पर आपके 3 टास्क आपको एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर परफॉर्म करने। कौन सा? पहला प्लानिंग करना है, दूसरा करना है सुपरविजन और तीसरा करना है रिव्यू। लेकिन ये प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू किन बातों के लिए आपको करना है? तो दोस्तों, इन बातों के लिए आपको ये चीजें करनी है। देखो, एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर हमें यह पता है कि हमारी फर्म में एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम में सीनियर स्टाफ मेंबर्स है, फिर जूनियर स्टाफ मेंबर्स है, उसके बाद में आर्टिकल्ड असिस्टेंट्स यानी जो ट्रेनी होते हैं वो लोग होते हैं। तो ऐसे 4 लेयर्स में आपकी एम्प्लॉय की हायरार्की यानी टीम की हायरार्की होती है। अब जो प्रिंसिपल ऑडिटर होता है उसके पास एक साथ बहुत सारे काम होते हैं, तो वो हर क्लाइंट के प्लेस पे जाकर काम नहीं करता है। वो विजिट करेगा लेकिन फुल डे किसी एक साइट पे विजिट नहीं करेगा। अगर साइमल्टेनियसली स्टैट्यूटरी ऑडिट चालू है तो हो सकता है 4 एंटिटी के स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, 2 बैंक ऑडिट हो, 1 टैक्स ऑडिट हो और बाकी आईटीआर के काम होते हैं। तो साइमल्टेनियसली ऐसे बहुत सारे सीए फर्म में काम शुरू होते हैं। ठीक है, कि कहीं पे इंटरनल ऑडिट का काम है, कहीं अकाउंटिंग का काम होता है, कहीं पे जीएसटी का काम होता है, कहीं पे कोई जीएसटी, इनकम टैक्स या फिर कस्टम्स में नोटिस लगी है तो नोटिस का काम होता है। किसी क्लाइंट को अकाउंटिंग करके चाहिए, किसी क्लाइंट को बिजनेस लोन सैंक्शन करके चाहिए। तो ऐसे बहुत सारा डाइवर्सिफाइड काम एक ही समय में सीए फर्म में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अटेंड करता है। तो उसके लिए क्या होता है, वो डिसीजन मेकिंग सीट पे बैठा होता है। वो क्या करता है, क्लाइंट आया, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पहले सही तरीके से समझ लेता है, डॉक्यूमेंट कर लेता है और उस हिसाब से उसकी सीए फर्म में जो भी क्वालिफाइड टीम मेंबर्स है उन क्वालिफाइड टीम मेंबर्स को काम अलॉट किया जाता है। तो क्या होता है, इसी को आप क्या कहते हो? एंगेजमेंट टीम मेंबर। जो एंगेजमेंट आपने एक्सेप्ट किया, उस एंगेजमेंट को फुलफिल करने के लिए आप टीम मेंबर्स को आइडेंटिफाई करते हो, उन्हें काम डेलीगेट करते हो। लेकिन एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर, एज अ प्रिंसिपल चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जब भी आप कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करोगे, अपने टीम मेंबर्स को डेलीगेट करोगे, तो एज अ प्रिंसिपल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर आपको 3 टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहला, जो काम अपने टीम मेंबर्स को आप देने वाले हो उसका प्रॉपर प्लानिंग करो। ठीक है, जब टीम मेंबर्स वो टास्क, वो काम परफॉर्म करते हैं, वो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, तो उस ड्यूटी को परफॉर्म करते वक्त उन्हें सुपरवाइज करो, उन्हें गाइड करो। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डिफिकल्टी है, कोई क्वेरी है, तो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करो। या फिर प्रिंसिपल चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसा लगता है कि इस काम सही दिशा में नहीं जा रहा है तो उसको प्रॉपर डायरेक्शन दे के काम को सही डायरेक्शन, सही दिशा में लेके चलो। तीसरी बात, रिव्यू करते रहो। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मेजरली ब्रॉडली 4 इंपैक्ट होते हैं। कौन से? या तो वो इनकम होगा, या तो वो एक्सपेंस होगा, या तो वो लाइबिलिटी होगी, या तो वो एसेट होगा। अब इन 4 ब्रॉड कैटेगरीज में अंडर सब कैटेगरीज हो सकती है। तो इनकम है तो ऑपरेटिंग इनकम हो सकता है, यानी जो आपका प्रॉपर सेल है, जो प्रॉपर मेन प्रोडक्ट या सर्विस है उनसे रेवेन्यू जनरेशन। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, कमीशन इनकम, ये सारी बातें। ठीक है, कहीं रॉयल्टी आती है, कहीं आपका रेंट आ रहा है आपको, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा। ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो आपका मेन प्रोडक्ट या सर्विस है उससे होने वाली कमाई। नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट को बेच के या बाय प्रोडक्ट सर्विसेज को बेच के जो आपको चीजें मिलती है वो। तो आप क्या करोगे कि भाई साहब, आपने किसी टीम मेंबर को ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम चेक करने के लिए टास्क दिया, तो आप क्या करोगे? प्रॉपर प्लानिंग करोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा आइटम है? इनकम। इनकम की 2 ब्रॉड कैटेगरीज है, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आप जब ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाओगे, प्लानिंग करोगे, तो उस व्यक्ति को आप समझाओगे कि देख भाई, ऑपरेटिंग इनकम में ये चीजें हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ये चीजें हैं, इनसे रिलेटेड ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनसे रिलेटेड ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयज है उनसे बात करो, क्वेरीज जो भी है उनसे डिस्कस करो, और
स्टार्ट से लेकर एंड तक सैंपल चेक बेसिस पे पहले रिस्क असेसमेंट कर लो, क्या क्या चीज़ें आपकी रिस्की एरिया है, कहाँ पे फ्रॉड या मिसस्टेटमेंट हो सकता है, कहाँ पे इनकम को कम बताया जा सकता है, कहाँ पे इनकम को इन्फ्लेट करके बताया जा सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ पहले आप अपने टीम मेंबर को जब ब्रीफिंग करोगे, टीम मीटिंग में जब आप उनको पहला ब्रीफिंग करोगे, वो सारा प्लानिंग आप उनको समझा दोगे। फिर आपके टीम मेंबर्स क्या करेंगे, एक्चुअल में इनकम का ऑडिट शुरू करेंगे। तब आपको धीरे धीरे सुपरविजन करना है। सुपरविजन मतलब क्या कि भाई क्या हो गया, कितने काम हुआ, क्या हुआ, रोज का उनका डेटा लेना है, फीडबैक लेना है, सर आज ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ, ठीक है अभी एक काम करना, इससे अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है तो वो पर्टिकुलर ऐसे फॉलो करो जिसमें ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स बताए गए। इस तरीके से आपको सुपरवाइज करना है। देन रिव्यू मतलब क्या, टीम मेंबर्स ने जो भी ऑडिट एविडेंस गैदर किया है, जो भी क्वेरीज पूछी है, जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, जो भी उनका ऑडिट प्रोग्राम है, इसी के साथ साथ जो भी ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन रेडी किया है, उन सारे डॉक्यूमेंटेड और नॉन डॉक्यूमेंटेड चीज़ों का रिव्यू करना। ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक नंबर 6 बताता है कि भाई साहब जब भी आप अपने टीम मेंबर से काम कराओगे तो एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, सुपरविजन करना पड़ेगा एंड रिव्यू करना पड़ेगा ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। ये आपकी बेसिक स्टोरी हो गई आपके टॉपिक नंबर 6 की। अब मैं आपको लेके आ गया हूं आपके टॉपिक नंबर 6 2.16 के ऊपर। ठीक है, 2.16 के ऊपर आपका टॉपिक नंबर 6 है दोस्तों, प्लानिंग सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे भाई साहब, ये देखो प्लानिंग को अंडरलाइन कर लिया, सुपरविजन को अंडरलाइन कर लिया एंड रिव्यू को अंडरलाइन कर लिया। एज एन ऑडिटर मुझे 3 बातें करनी पड़ेगी। पहले तो काम का प्लानिंग करो, दूसरा सुपरविजन करो, तीसरा जो काम परफॉर्म हो चुका है टीम मेंबर्स के द्वारा उसका रिव्यू करो। ठीक है, ये बातें मुझे ध्यान में रखनी है। तो आपको भी ऐसा मार्किंग कर लो, हाईलाइट कर लो, यानी आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ ली है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, द ऑडिटर shall plan the nature, timing and extent of direction and supervision of engagement team members and review their work। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू देयर वर्क। तो ऊपर जो बातें बताई गई उसको सेंटेंस में बोला गया है। ठीक है भाई साहब, the nature, timing and extent of direction and supervision of engagement team members and review of their work vary depending on many factors including। अब जो भी आप, यानी ये 3 टास्क जो आपको परफॉर्म करने हैं, प्लानिंग सुपरविजन एंड रिव्यू, ये आपके केस टू केस बेसिस के ऊपर डिसाइड आपको करना पड़ेगा। यानी इसके लिए कोई ऐसा स्ट्रेट जैकेट सिंपल फॉर्मूला नहीं है कि हर एंगेजमेंट में आपको यही करना है, नहीं भाई साहब। स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट है, तो आपको उस सिनेरियो के हिसाब से, एंटिटी के बिजनेस सिनेरियो के हिसाब से सारा कुछ, ये तीनों टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म जो अपना एक्ट है, स्टैट्यूटरी एक्ट, उसके हिसाब से प्लस उनके ट्रांजैक्शंस को कौन से प्रोविजन अप्लाई होते हैं उन हिसाब से, यानी केस टू केस बेसिस के ऊपर आपको प्लानिंग सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स डिसाइड करना पड़ेगा। अब उसमें कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, यानी आपके प्लानिंग सुपरविजन एंड रिव्यू में कौन से फैक्टर्स का इंपैक्ट पड़ सकता है, वो फैक्टर्स देखो। कौन से फैक्टर्स है, सबसे पहला वाला, द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। यानी अगर किसी एंटिटी के बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, या फिर किसी एंटिटी के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बहुत ही कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन की प्रोविजंस है, या फिर कैलकुलेशन की प्रोविजंस है, या फिर कोई फैक्ट्री लॉ है, कोई पीएफ या ग्रेचुटी का प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है, या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है ना। तो आपकी जो एंटिटी है उसका साइज, यानी इकोनॉमिक साइज क्या है, उसमें बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज है क्या, बहुत सारी सिस्टर कंसर्न्स है क्या, बहुत सारी होल्डिंग कंपनी या कोई होल्डिंग कंपनी की वो सब्सिडरी कंपनी है, तो ये सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं साइज, इकोनॉमिक साइज प्लस आपका लीगल स्ट्रक्चर। और कॉम्प्लेक्सिटी मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है क्या, उसके बाद में एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, यानी सिस्टर कंसर्न जो होती है, सब्सिडरी कंपनी जो होती है, उसमें आपस में ट्रांजैक्शंस है क्या, फिर आपस में अगर ट्रांजैक्शंस है तो वहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई होता है क्या, फिर ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो केस टू केस बेसिस पे सबसे पहला फैक्टर आप क्या कंसीडर करोगे जब भी आप प्लानिंग सुपरविजन एंड रिव्यू करोगे, रिव्यू के बारे में आपको प्लानिंग करनी है, तो आप क्या करोगे भाई साहब, एंटिटी का साइज एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सबसे पहले उसका अंडरस्टैंडिंग आप हासिल करोगे। दूसरा फैक्टर आपको क्या कंसिडर करना है, कहा गया रे बाबा,
एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, ठीक है, ये रिव्यू प्लस उनका नेचर, टाइमिंग एंड जो रिव्यू है, इनके बारे में आपको ये 4 फैक्टर्स हमेशा ध्यान में रखने। तो पहला, एंटिटी का जो है दोस्तों साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान में रखो। दूसरा फैक्टर आपको क्या कंसीडर करना है, द एरिया ऑफ द ऑडिट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन से एरिया में आप ऑडिट कर रहे हो, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी। फिर अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में भी आपके अलग अलग कैटेगरीज है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, अलग अलग कैटेगरीज होती है। डिबेंचर कैपिटल हो गया आपका, फिर आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती है, फिर आपकी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आती है, फिर आपकी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की लाइबिलिटीज होती है। अगर एसेट का आप बात करोगे तो फिक्स्ड एसेट आता है आपका। फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या क्या चीजें आती है आपकी, आपका रियल एस्टेट आ गया, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया। उसके बाद में आपका टेंजिबल एसेट्स आ गया, इंटेंजिबल एसेट्स आ गया। टेंजिबल में आपका सारा टेंजिबल चीजें, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्लस अदर टेंजिबल एसेट्स आ गए। इंटेंजिबल में आपका क्या आ गया, नो हाउ, पेटेंट, जो भी आपकी चीजें होगी वो सारी, ट्रेडमार्क आपका आ गया, गुडविल हो गई, ठीक है। उसके बाद में आपका आएगा शॉर्ट टर्म एसेट एंड लॉन्ग टर्म एसेट, फिर आपके डेटर्स हो गए, फिर लॉन्ग टर्म एसेट में आपका क्या क्या चीज़ें आती है वो सारा चीज़ें हो गई, फिर आपके कैश एंड बैंक बैलेंसेस आ गए। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से एरिया में आप ऑडिट करते हो, उस हिसाब से आपको अपना प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू देखना पड़ेगा। तीसरा फैक्टर आप क्या देखोगे, द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी जब आप एंटिटी का एज पर द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आप एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग जब हासिल करोगे तो आप 2 बातों का अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हो। सबसे पहला, एंटिटी का बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग उसका इंटरनल कंट्रोल, यानी एंटिटी का ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट प्लस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स, यानी उस बिजनेस एंटिटी का या फिर कोई भी एंटिटी जिसका आप ऑडिट करने वाले हो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट का नॉलेज आप गेन करते हो। तो इस एनवायरनमेंट का नॉलेज गेन करने के बाद आपको क्या होगा कि एक ओवरऑल सिनेरियो मिलेगा। उस ओवरऑल सिनेरियो को बेस बना के आप रिस्क असेसमेंट करोगे। रिस्क असेसमेंट किस बात का करोगे कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कहां पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी जब भी आप रिस्क का असेसमेंट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो पॉइंट नंबर 3 में आपका कवर होता है, ठीक है। चौथा फैक्टर आपको क्या ध्यान में रखना है, द कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क। तो ये 3 बातें जब आप हासिल कर लोगे, अल्टीमेटली फाइनल पॉइंट आपको क्या देखना है कि भाई साहब काम आपका किस तरीके का है, उसके हिसाब से आपको अपने टीम मेंबर्स को चूज करना है या काम अलॉट करना है। आप किसी आर्टिकल असिस्टेंट को हाईली कॉम्प्लेक्स सेगमेंट में ऑडिट करने के लिए नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि भाई साहब उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आर्टिकल असिस्टेंट के पास एक बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस नहीं होता है, लिमिटेड नॉलेज होता है। तो उनको सिंपल बातें बताओ। जो आपके एक्सपर्ट एम्प्लॉयज है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, उनको आप कॉम्प्लेक्स एरिया में ऑडिट में भेजो। तो ये 4 बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। कौन सी? एंटिटी का इकोनॉमिक साइज प्लस उसका लीगल स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें ट्रांजैक्शंस में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। देन एरिया ऑफ ऑडिट, कौन से सेगमेंट में आप ऑडिट करते हो। दूसरा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क असेसमेंट आप कैसे करते हो वो। एंड चौथा पॉइंट आता है आपका कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स। ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं जब भी आप क्या करने वाले हो, प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। तो इस सिनेरियो में जब भी आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करोगे, इन 4 फैक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना है। सो दैट्स इट दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये रिवीजन वीडियो जो है विथ रिस्पेक्ट टू टॉपिक नंबर 6 समाप्त होता है, ठीक है। आई होप कि आपको सारी बातें एकदम क्लियर कट तरीके से समझ में आई है। अब हमारा नेक्स्ट ड्यूटी क्या होता है, हमेशा हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने टिक लगा दिया, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारा, अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर रेड मार्क इसलिए नहीं किया क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, इसको मैं इंपॉर्टेंस दे, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लेकिन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको रेड मार्क नहीं किया। और ये एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स होने के कारण आपको इनको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, तो इसलिए मैंने इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये टॉपिक छोड़ने हैं, दीज आर स्टिल इंपॉर्टेंट। हमने जो 3 कैटेगरीज बनाई थी, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एवरेज टॉपिक्स, तो एवरेज टॉपिक्स के बारे में मैं आपको ज़्यादा एडवाइस नहीं दूंगा। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हमेशा
किसी भी एग्जाम में आप अपीयर होने वाले हो तो वो टॉपिक्स आपको कवर करने ही है, उसमें आपके पास स्किप करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर होता है ये वीडियो समाप्त। अगला वीडियो जो है वो है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन, यानी जब भी हम ऑडिट का काम करते हैं, यानी जब ऑडिट की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं एंड ऑडिट प्रोग्राम को बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ है, क्या क्या कंपल्सरीली मैंडेटरीली हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ये सारी बातें आपको टॉपिक नंबर 7 डॉक्यूमेंटेशन में पढ़नी है, लेकिन अगले वीडियो में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए।